Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर पे हमने बात की थी डेंगू वायरस पे और उसकी पैथोजेनेसिस पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेबोरेटरी में डेंगू को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। डेंगू को डायग्नोस करने के लिए हम एंटीबॉडी डिटेक्शन और एंटीजन डिटेक्शन इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, या इसके अलावा मॉलिक्यूलर मेथड को भी हम यूज करते हैं। उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबॉडी डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज को, यानी कि सीरम पे जो अवेलेबल हैं, सीरम पे जो बनी हुई एंटीबॉडीज, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे एलाइजा टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इसमें हम दोनों तरह की जो एंटीबॉडीज हैं, IgM और IgG, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है ICT, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट के बेस पर भी हम एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ये लेटरल फ्लो ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और इनको हम रैपिड टेस्ट भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रैपिड टेस्ट, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स में हमें मिल जाता है। इसके अलावा मैक एलाइजा भी हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैक एलाइजा जो टेक्निक है वो स्पेशली डेंगू के लिए ही यूज की जाती है। डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये मैक एलाइजा यूज किया जाता है। मैक का मतलब है IgM एंटीबॉडी कैप्चर। तो जो स्पेशली जो एंटीबॉडीज, यानी IgM एंटीबॉडी जो डेंगू वायरस के अगेंस्ट बनी हुई हैं, ये टेक्निक उसी एंटीबॉडीज को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती है। इसको हम बोलते हैं मैक एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। गॉट इट? तो इस तरह से हम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एंटीजन डिटेक्शन की। दोस्तों, एंटीजन डिटेक्शन में NS1 एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल जो एंटीजन है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन NS1, उसको हम डिटेक्ट करके इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए वही हम एलाइजा और ICT टेक्निक को यूज कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट को हम यूज करके NS1 जो एंटीजन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। NS1 जो प्रोटीन है हमारा, ये डिटेक्टेबल होता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फीवर। जब ऑनसेट ऑफ फीवर हो रहा है, फर्स्ट डे से ही ये NS1 एंटीजन जो है वो डिटेक्टेबल होता है अप टू 18 डेज। कब तक के लिए? ये 18 डेज तक हमारा पॉजिटिव रहता है, यानी कि 18 डेज तक NS1 एंटीजन डिटेक्टेबल होता है। तो इस तरह से हम एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके हम डायग्नोस कर सकते हैं डेंगू फीवर को। तीसरी जो मेथड है दोस्तों, वो है PCR। दो तरह के PCR हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि जो वायरस है उसका जो जीनोम है वो क्या है, RNA है। RNA का उसका जीनोम बना हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR यूज करना होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स ऑफ वायरल RNA। तो उसके लिए हम नॉर्मल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरल लोड के लिए, यानी कि जिसमें हमें क्वांटिटी भी मिल जाएगी, यानी कि कितना वायरल लोड है ये पता करने के लिए हम रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो इन दो तरह की टेक्निक्स को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर मेथड के थ्रू इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो डेंगू फीवर के लिए दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि डेंगू फीवर के केस में बहुत ज़्यादा प्लाज्मा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम
रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा कर सकते हैं, या फिर करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं बॉडी में, उनका हम करेक्शन कर सकते हैं, उस पर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत प्लेटलेट जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स को हम बॉडी पे इंजेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई एंटीवायरल ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो इसके लिए यूज की जा सके। इस तरह से हम सिम्टोमेटिक जैसे अगर फीवर है तो हम पैरासीटामोल या ऐसी जो ड्रग्स होती हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स हम दे सकते हैं, या टेम्परेचर को डाउन करने वाली ड्रग्स को हम प्रेफर कर सकते हैं। या इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज, या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि घरेलू तरह से, यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट हमारे रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि होम रेमेडी, हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ के थ्रू डेंगी फीवर से हम रिकवर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं घरेलू जो हमें घर पर ही अवेलेबल हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लेकर, उन सारी चीज़ों का हम सेवन करके इस डेंगी फीवर से हम निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ जो इजीली आपको घर पे मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों के सेवन से आप डेंगी फीवर से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। सबसे पहला है गिलोय। अगर दोस्तों आप रेगुलर गिलोय का यूज कर रहे हैं, गिलोय का अगर आप सेवन करते हैं, तो ये गिलोय आपकी बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि फीवर से आपको निजात दे सकता है, फीवर से आपको बचा सकता है। दूसरी चीज़, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। गॉट इट? तो गिलोय का सेवन करके आप डेंगी फीवर से बच सकते हैं। दूसरा है पपाया लीव्स। दोस्तों, पपाया लीव यानी कि पपीते की जो पत्तियां हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं डेंगी फीवर के केस में। इनका क्या काम है, ये जो कि आपको पता है कि डेंगी फीवर के केस में, आपका जो डेंगी इन्फेक्शन के केस में प्लेटलेट काउंट आपका बहुत डाउन आ जाता है। तो पपाया लीव के सेवन करने से क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट आपका बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है, बहुत तेज़ी से ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करता है। और दूसरी चीज़, इससे हमें विटामिन सी भी मिलता है। विटामिन सी को ये बढ़ाता है बॉडी में। तो विटामिन सी क्या करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बॉडी में बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने से ये बचाता है। गॉट इट? तीसरी चीज़ है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को अगर आप दूध के साथ उसको लेते हैं, दूध के साथ मिक्स करके अगर आप एक गिलास दूध के साथ उसको पी जाएं, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, अगर जो भी हमारी बॉडी में जो इंटरनल इंजरी जो हो रही है, ठीक है, यानी कि सेल्स का डिस्ट्रक्शन आपका हुआ है, जो भी आपकी इंटरनल इंजरी हुई है बॉडी में, उसकी हीलिंग करता है। ठीक है, हीलिंग को तेजी से बढ़ाता है, इंटरनल हीलिंग को। गॉट इट? नेक्स्ट चीज है तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते। जैसा कि आप काढ़ा वगैरह बनाने में इसका यूज करते होंगे, या चाय के साथ आप चाय बनाते हुए तुलसी लीव्स का आप यूज करते होंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। गॉट इट? ये सबसे बड़ी चीज कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, और एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। गॉट इट? और अगर आप थके हैं और बहुत ज़्यादा आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो आपको रिफ्रेशमेंट भी ये देता है। नेक्स्ट चीज़ है नीम के पत्ते, नीम लीव्स। नीम के पत्ते भी प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ अदर जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs, उनको भी बढ़ाने का ये काम करता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा यूज और है इसका कि ड्राइड
नीम लीव्स को यानी कि सूखे नीम के पत्तों को आप जलाकर अपने आसपास जो भी मॉस्किटोज हैं उन मॉस्किटोज को आप भगाने का काम कर सकते हैं। यानी कि अगर अपने आसपास आप नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाएं तो इसका जो धुआं है, इसका जो धुआं निकलता है वो मच्छरों को भगाने में काम करता है, तो आपके आसपास मच्छर नहीं पनपेंगे। ठीक है, तो नीम के पत्तों का बहुत सारा यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑरेंज जूस। ये तो आपको पता ही है कि ऑरेंज जूस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो भी हमारे खट्टे जो भी फल होते हैं, ठीक है, तो उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये विटामिन सी को बढ़ाएगा एक तो। दूसरा, सेल रिपेयर को ये इनिशिएट करता है, यानी कि जो भी हमारी जो सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन सेल्स की ये रिपेयरिंग बहुत तेज़ी से करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा बॉडी में जो भी अगर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई है तो उन सबको ये क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के कितने बड़े फ़ायदे हैं। आप खुद से मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेते हुए अगर आप घरेलू ट्रीटमेंट लें डेंगी इन्फेक्शन के केस में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहता है। ठीक है, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन अगर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना ही पड़ता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट या प्लाज्मा थेरेपी जो भी है, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट, वो सब आपको करना पड़ेगा ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन के केस में। गॉट इट। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों डेंगी इन्फेक्शन के लिए अगर वैक्सीन की बात करें तो एक वैक्सीन इसके लिए बनी हुई है, डेंग वैक्सिया करके। इस नेम से, ट्रेड नेम से, ये इसका ट्रेड नेम है डेंग वैक्सिया, इस नेम से ये वैक्सीन अवेलेबल है। इसका जो दूसरा नेम है वो है CYD-TDV, यानी कि काइमेरिक येलो फीवर डेंगी वायरस टेट्रावेलेंट डेंगी वैक्सीन। ये एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है जो कि WHO ने 2015 पर इसको रिकमेंड किया था। ऐसी कंट्रीज पर इसको रिकमेंड किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि अरबो वायरसेस के इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसका जो रिकमेंडेशन है वो बहुत सारी कंट्रीज के लिए था, जैसे कि इसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील और मैक्सिको और फिलीपींस, इन कंट्रीज पे इसको रिकमेंड किया गया है। इंडिया के लिए भी इसको रिकमेंड किया था, लेकिन ICMR इसको अभी रिकमेंड नहीं करता है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इंडिया में, इसने अभी इंडिया में इसको रिकमेंड नहीं किया है। तो ये जो वैक्सीन है 9 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में ये वैक्सीन दिया जाता है। और ये वैक्सीन WHO ने उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड किया था जो कि प्रीवियसली डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड है। गॉट इट। जो डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है प्रीवियसली, उनके लिए ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं किया गया है। ये उन्हीं के लिए रिकमेंड किया गया है जो पहले प्रीवियसली डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड हों। क्योंकि अगर ऐसे पर्सन को ये वैक्सीन दी जाए जो कि प्रीवियसली इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर कंडीशंस को डेवलप कर सकता है, सीवियर डेंगी कंडीशंस को ये डेवलप कर सकता है। गॉट इट। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशंस को डेवलप कर सकता है पेशेंट में, तो इसी वजह से ICMR ने इसको इंडिया में रिकमेंड नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो ICMR इसको रिकमेंड नहीं करता। अदर कंट्रीज में जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, फिलीपींस, इन जगहों पर ये रिकमेंडेड है। और ये उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो पहले से डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड है। और किस एज ग्रुप में ये दी जाती है? 9 to 45 ईयर्स की एज में। इससे ऊपर की एज आप नहीं दे सकते। 45 से ऊपर की एज के पर्सन को आप नहीं दे सकते, और 9 से नीचे आप नहीं इसको दे सकते। गॉट इट। तो एक ही डेंग वैक्सिया ये वैक्सीन बनी हुई है, इसीलिए ICMR इसको इंडिया में अभी रिकमेंड नहीं करता, इसलिए इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। गॉट इट। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके समझ में लेक्चर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए,
ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।